बच्चों, मैंने आपके थोड़ी सी क्वेश्चन को स्टडी किया है 2019 और 21 को। तो जो टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है एमसीक्यू, तो मैंने आपके लिए बैठ के वो कुछ नोट तैयार किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता है ये आ सकता है। सबसे पहला है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स हमेशा दे रहा है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में कह दूँ। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। जाने कि लोग फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी काम मिले वो करने को तैयार है, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, तो उसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये अक्सर देखी जाती है अंडर डेवलप इकोनॉमिक में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो जान लो। ये देखी जाती है डेवलप इकोनॉमिक में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपनी एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की तलाश में चले जाते हैं। दैट मीन्स पहले वो काम कर रहे थे, अब उनको दूसरा जगह ऑफर मिल रहा, तो ये जॉब को छोड़कर वो दूसरे जॉब में चले जाते हैं। तो उस दौरान जिस जॉब को वो छोड़ देते हैं, दूसरे जॉब में जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उसमें भर्ती में थोड़ा टाइम लगता है बेटा। उसका नाम पड़ा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अक्सर देखी जाती है डेवलप इकोनॉमिक्स में, याद रखिएगा। देखिए मैंने लिख दिया है, सम वन लिविंग द जॉब एंड फाइंडिंग अनदर जॉब। कुछ लोग काम छोड़ के दूसरे जॉब की तलाश करते हैं। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये एम्प्लॉयमेंट ऐसी है बच्चों जिसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। ये अक्सर देखी जाती है अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स में। ये बेरोजगारी ऐसी है जो अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। जाने कि ये एक प्लेस है, इसको सिर्फ 2 ही लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो जहाँ पर लोग को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ डिसग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट होता है। क्योंकि काम 2 लोगों का है, अगर बहुत लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से कंपनी उस लोगों को फिर छांटना शुरू कर देती है, तो उसका नाम पड़ा डिसग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ लिखे हुए वेयर मोर पीपुल आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली नीडेड। जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा लोग अगर किसी जगह पे काम करेंगे, तो उस जगह पे जो वर्कर लोग की छटैया होगी उसको क्या बोलोगे? डिसग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट। ये अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा, ये टाइम के ऊपर हमारी जॉब मिलती है, टाइम के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। खासकर पहले रूरल एरिया में जाए। अगर हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं तो किसान लोग को देखते हैं मानसून के सीजन में वो खेती बाड़ी करते हैं, और मानसून ख़त्म हो जाता है तो खेती बाड़ी स्टॉप कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट 1। पॉइंट टू, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ गया, तो कंपनी का कि उस फेस्टिवल तक हमें भर्ती कर लिया कि आप इस दौरान में डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने काम ज्वाइन किया। अब उसके बाद बच्चों वो टाइम पूरा हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, कंपनी ने मुझे निकाल दिया, तो उसका नाम पड़ेगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि लोग ये काम नहीं कर पाते ड्यूरिंग द सम मंथ। मतलब कुछ महीना काम नहीं कर पाते क्योंकि उस दौरान में सीजन ख़त्म हो गया है, आप काम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं, गर्मी का ठंडे का सीज़न है तो ऊनी का कारोबार करोगे, तो मैं अगर ऊन का कारोबार करता हूँ तो मैं सिर्फ ठंडे के सीज़न में ही काम कर पाऊँगा, अब बाकी सीज़न मेरे लिए ऑफ रहेगा, तो उस समय मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, तो उसे कहूँगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अक्सर देखी जाती है।
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड ख़त्म हो जा रहा, जहाँ डिमांड ख़त्म हो जा रही, डिक्लाइन हो जा रही है, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी काम को करने से रोकती है, तो वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं, कि सरकार जो है वो बैन लगा रही है सिगरेट कंपनी में। तो अगर सरकार सिगरेट कंपनी में बैन लगा रही है बच्चों, तो वो कंपनी धीरे धीरे उस काम को बंद करेंगी, तो वहाँ के जो रोज़गार होंगे, पीपल होंगे जो काम कर रहे हो, बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसको कहोगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। या इसके अलावा लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी होता है। अब लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो मान लो हम कोई एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे, उसका बहुत डिमांड था, अब उसकी डिमांड ख़त्म हो गई, तो कंपनी बंद हो जाएगा। कंपनी बंद होगा तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, तो उसका नाम पड़ेगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ डिमांड ख़त्म हो जाए बच्चों, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिसके चलते कंपनी बंद होना पड़ा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बिजनेस ट्रेंड। बिजनेस हमेशा क्या होती है, रिसेशन, अप एंड डाउन। बिजनेस हमेशा ऊपर और नीचे जाती रहती है। इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन लाइक रिसेशन, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, कंपनी क्या कर रही है, अपनी प्रोडक्शन बंद कर दे रही है अचानक। लेकिन ये सब जो साइक्लिक है बेटा, ये हमेशा नहीं रहता, ये कभी आता और कभी जाता। कभी आता है तो मंदी आता है, उसके बाद फिर आता है तेज़ी का। तो जब मंदी रहता है तो कंपनी वर्कर लोग को हटा देते हैं, तो उसको कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार रिपीट कर दे बेटा, अच्छे से माथा में रख लो। पहला बोलो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप क्लियर कर दो कि इसमें लोग पूरे तरीके से बेरोजगार है, काम मांग भी रहे हैं तो उसको नहीं मिल रहा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेटा, ये डेवलप इकोनॉमिक में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ जॉब की ऑप्शन बहुत रहती है। लोग एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की तलाश में जाते हैं। तो जब वो एक जॉब को छोड़ते हैं तो बेरोजगार हो जाते हैं और वो दूसरे जॉब की तलाश में चले जाते हैं। तो उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा डेवलप इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। डिस्ग्रीस अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत भयानक अनएम्प्लॉयमेंट है। किसी काम को 2 वर्कर कर सकते हैं, 2 की ज़रूरत है, हम उससे ज़्यादा लेबर रख लिए हैं। तो जहाँ पर हमको काम की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉय रखते हैं, तो उस दौरान में ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, डिस्ग्रीस अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि यहाँ पर कंपनी क्या करती है बच्चों, यहाँ पर कंपनी वर्कर लोग की छटैया कर देती है। सीजनल, सीजन था तो हमें जॉब था, सीजन नहीं है तो जॉब नहीं है, तो बच्चों उसे कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल का मतलब है बेटा डिमांड ख़त्म हो गया, मेरा कंपनी बंद हो गया। स्ट्रक्चर, सरकार ने कोई कानून बनाया, उस कानून से मेरे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, मेरा कंपनी बंद हुआ तो लोग बेरोजगार हो गए। साइक्लिक, कभी बिजनेस अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। जब देश में रिसेशन होता है या कोई लॉकडाउन लग जाता है तो कंपनी उस वक्त वर्कर लोग को निकाल देती है, तो उससे बेरोजगारी जो बनता है उसको कहते हैं साइक्लिक। अब बच्चों आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है उसको ध्यान से देखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसमें 2 कंट्री आपस में लेन देन करते हैं और उसी को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, BOP में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है बेटा, 2 कंट्री आपस में मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं और उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है।
इनका एक साइड है सरप्लस साइड, जिसको कहते हैं क्रेडिट साइड, और क्रेडिट हमेशा होता है राइट के तरफ एंड लेफ्ट के तरफ, और डेबिट साइड जो होती है राइट की तरफ होती है, उसको बोलते हैं डिफिसिट साइड। यहाँ से हमारे देश में पैसा आता है, यानी कि एक्सपोर्ट, इनकम फ्रॉम विजिबल एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग बाहर देश में जाके सामान बेच रहे हैं। हम लोग बाहर देश में जाके सामान बेच रहे हैं। विजिबल मतलब है वो सामान दिखाई दे सकती है, कोई गुड्स है वो दिखाई दे सकती है, तो हम बाहर में बेच रहे हैं, तो यहाँ मेरे को पैसा आ रहा। इनकम फ्रॉम इनविजिबल एक्सपोर्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पर बाहर में जाके सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे रहे, इंश्योरेंस सर्विस दे रहे, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे, और उसके बदले हम लोग के देश में पैसा आ रहा। यूनिलैटरल रिसीव का मतलब हुआ बच्चों ट्रांसफर अर्निंग, मतलब हमारे कोई देश के लोग बाहर में काम कर रहे हैं और वहाँ से वो पैसा भारत में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल रिसीव। मान लो मेरा लड़का अमेरिका में काम कर रहा है और वहाँ से जो कमा रहा वो हमें दे रहा, तो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल रिसीव। और एक है कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीव का मतलब है हम कोई कैपिटल एसेट विदेश में बेच रहे और उससे हम पैसा कमा रहे। तो बच्चों ये डिपार्ट में पैसा आ रहा, तो बच्चों जब ये डिपार्ट ज़्यादा हो, यानी कि क्रेडिट साइड जब ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हर देश चाहता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमेशा सरप्लस में रहे, पैसा हमेशा ज़्यादा आए, और ये है डिफिसिट, यानी कि पेमेंट साइड। एक्सपेंडिचर ऑन विजिबल इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से माल खरीद रहे तो हमको खर्चा लग रहा, या हम बाहर से सर्विस ले रहे तो हमको खर्चा हो रहा, या तो यूनिलैटरल पेमेंट, या तो हम इंडिया से किसी बाहर में पेमेंट कर रहे हैं, या हम कोई कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी पेमेंट के बारे में बता रहा और रिसीव के बारे में बता रहा। अब ये बताइए आप, हम आपसे पूछना चाहते हैं, थोड़ा हमें जवाब देना बच्चों अच्छे से। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वो डिफिसिट है। अगर वो डिफिसिट है तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, कम, तभी ये साइड ज़्यादा है, इसलिए डिफिसिट है। अगर ये डिफिसिट है तो इसको कम करने के लिए इसको बढ़ाना होगा। तो जब हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे बेटा तो डिफिसिट कम हो जाएगा। तो सवाल एमसीक्यू घुमा के पूछेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिफिसिट है तो देश को क्या करना चाहिए? तो देश को दो काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट को कम करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्रेडिट साइड है ये एक्सपोर्ट है, इसमें पैसा आ रहा विदेश से, और ये डिफिसिट साइड है, डेबिट साइड, जिसमें से हम पेमेंट कर रहे दूसरे देश में। अगर पेमेंट ज़्यादा होगा तो ये सरप्लस कम हो जाएगा, कैश का पोजीशन कम हो जाएगा। तो हमारे देश में डिफिसिट है क्योंकि हम लोग का पेमेंट बहुत ज़्यादा है, ये डिफिसिट है हमारे देश में। तो अगर डिफिसिट है तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए कंपनी को, सरकार को क्या करना होगा? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। ये जो कैपिटल रिसीप्ट है, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है, उसको सरप्लस में लाना होगा। अब हम आगे आते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ये हमारे देश की सबसे जानदार इकोनॉमिक पॉलिसी है बेटा, जो 1991 में आया। आखिर ये पॉलिसी आया क्यों? ये पॉलिसी आने के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न यहाँ पर मैंने बताया है कि ये पॉलिसी आखिर सरकार लायक आए। फिस्कल डिफिसिट, इन्फ्लेशन, ट्रेड डिफिसिट, पीएसयू पुअर परफॉर्मेंस। सबसे पहला था फिस्कल डिफिसिट।
यानी कि सरकार जितना वादा की थी उतना खर्चा नहीं कर पाई बजट में। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा थी और ट्रेड डिफिसिट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें हम लोग का डिफिसिट बहुत ज़्यादा था, यानी कि हमारे पास कैश नहीं था, हम खाली पेमेंट ही कर रहे थे। और पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनी थी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो बेटा इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने नया इंडस्ट्री इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया 1991 और ये पॉलिसी भारत में 23 जुलाई 1991 को अप्लीकेबल किया। डेट याद रखना 23 जुलाई 1991 को। इसमें से MCQ आएंगी। अच्छा, इस पॉलिसी का मतलब क्या था? तो इस पॉलिसी का पहला फीचर था डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि पहले सभी इंडस्ट्री जो थी वो सरकार के अंदर थी। सरकार ने क्या किया, उसको डी रिजर्वेशन कर दिया। डी रिजर्वेशन का मतलब है सरकार कुछ कंपनियां अपने पास रख ली और टोटल 8 कंपनी सरकार अपने पास रखी, बाकी सब कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दी। पहले 15 कंपनी थी बड़ी बड़ी जो पब्लिक कंपनी थी, सरकार चलाती थी, उसमें से सरकार 8 कंपनी अपने हाथ में रख ली और बाकी को प्राइवेटाइजेशन कर दी। और ये कंपनी धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये जो 8 पब्लिक कंपनी है इसको भी सरकार कम कर चुकी है। सरकार कौन कौन कंपनी अपने हाथ में रखती है? एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च और भी बहुत सी कंपनी हैं, वो इतनी कंपनी अपने पास रखती हैं, बाकी सब कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दी है। डी लाइसिंग ऑफ द इंडस्ट्री। डी लाइसिंग का मतलब हुआ बहुत सी कंपनी के लाइसेंस को ख़त्म कर दिया सरकार ने। उसमें से जितनी भी कंपनी थी उसमें से सरकार ने रिड्यूस करके 18 कंपनी का लाइसेंस को अपने पास रखा और बाकी का लाइसेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया। आप आराम से अपनी कंपनी को खोल सकते हो इंडिया में, लेकिन 18 कंपनी को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। उसमें कंपनी है एरोस्पेस, डिफेंस, गन पाउडर, डेंजरस केमिकल और भी बहुत सा लिस्ट है बेटा, वो हम लिस्ट नहीं दे रहे, मेन कंपनी का नाम बता रहे। तो बेटा डी लाइसेंसिंग कंपनी का मतलब क्या? सेकंड फीचर कि वो कंपनी जो थी सबका लाइसेंस को हटा दिया गया। आप आराम से जाइए मार्केट में कंपनी खोलिए, सामान बेचिए, लेकिन 18 कंपनी की एक लिस्ट बनाई गई और उनको बोला गया कि आप जब कभी भी इंडिया में कोई भी बिजनेस करोगे आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसमें एरोस्पेस यानी कि हवाई जहाज, डिफेंस, गन पाउडर, डेंजरस केमिकल कंपनी। एबोलिशन ऑफ MRTP। बेटा मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन टैरिफ पॉलिसी, यानी कि एबोलिशन ऑफ MRT का मतलब हुआ जो मोनोपोली पावर था उस सभी को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो मोनोपोली कंपनी थी उनकी मोनोपोली छीन ली गई, BSNL को हटा दिया गया और भी बहुत सी कंपनी थी उनकी मोनोपोली छीन ली गई और उनको कर दिया गया परफेक्ट कंपटीशन में। आप जाइए और सामान बेचिए ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा मिले। तो MRTP का अर्थ क्या था कि मान लो मोनोपोली कंपनी को ख़त्म करना जो जनता को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्रमोशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों को इनवाइट करना कि आइए हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको क्या पता चल रहा कि इससे पहले हमारे देश में था क्लोज इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहले लोग 91 से पहले कोई भी देश में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन आज 91 के बाद से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया, लोगों को बोला गया कि आइए हमारे मुल्क में पैसा लगाइए। बच्चा MSMED एक्ट 2006, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको खाली पहचानना है माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, मीडियम कौन है। इस लिस्ट को आप लिख लेना। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक सर्विस। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 25 लाख तक का अगर उसका इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो, और सर्विस में अगर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो।
स्मॉल कंपनी है तो 25 लाख से 5 करोड़ तक है तो माइक्रो, और 50 लाख से 10 करोड़ है तो सर्विस में स्मॉल, और मीडियम में बेटा 5 करोड़ से अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर्विस में तो वो मीडियम। ये चार्ट को एक जगह लिख लेना। जीडीपी डिफ्लेटर, बेटा ये एक सवाल देती है और इस पे एमसीक्यू पूछता है। जीडीपी डिफ्लेटर बहुत अच्छी चीज़ है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला है नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बटा में रियल जीडीपी। इस फार्मूला के जरिए आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बटा में रियल जीडीपी। 2021 में आपका सवाल आया था जिसमें नॉमिनल जीडीपी 50,000 दिया था, रियल जीडीपी 40,000 दिया था, बोला था जीडीपी डिप्लेटर निकालो। मैंने फार्मूला लगाकर निकाला तो 125 आया। उसके बाद 2021 में आपके सामने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया था और आपसे पूछा था कैन बी ड्राइव फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बोलना निकालो किससे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस से। तो जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी दे दिया है और आपको इसको निकालना मालूम था, मैंने निकाला। लेकिन वहाँ पर आपके सामने माइनस तो इनडायरेक्ट टैक्स है प्लस सब्सिडी दिया हुआ था। तो बेटा आपको मालूम है सब्सिडी क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस होती है, लेकिन मैं प्लस काहे लिया बोलो तो बाहर में माइनस है, जब ब्रैकेट लूँगा तो ये प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए बेटा मैंने ये वाला चॉइस किया। 38 बेटा ये भी 2011 में आया 21 में आया था कि रिलेशन बताओ एनएनपी और एनडीपी पे, यानी कि इनका फार्मूला बनाओ। तो एनएनपी मैंने यहाँ ले लिया, एनडीपी मैंने यहाँ ले लिया। एनएनपी तो पहले एन और एन बराबर है, यहाँ एन और यहाँ डी है, तो नेट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या? नेशनल प्रोडक्ट का। पहले एनएफआई कैसे निकालते हो? एनएपी माइनस डीपी। तो इसको बदल कर मैंने एनएफआई प्लस डीपी बराबर एनपी। तो बेटा एनपी में डीपी चाहिए, डीपी तो मिल गया, कहाँ चाहिए? एनएफआई दे दिया मैंने। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट। 2021 में फिर सवाल दिया, आपको बोला मोनोपोली का प्राइस है पी, मार्जिनल रेवेन्यू है 5 और एमपीपी यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है 20। तो आपको बोलना डिफरेंट बताओ बीएमपी और एमआरपी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंट। तो सबसे पहले बीएमपी निकालने का फार्मूला है एमपीपी इंटू पी। तो मैंने 20 ले लिया यहाँ पर और पी हमारा 10 था बेटा, इंटू किए 200 आया। एमआरपी निकालने का फार्मूला है पीपी इंटू एमआर, इंटू किया 100 आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है? 100। ये फार्मूला याद कर लेना है, मैं बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, दोनों साल आया है, 19 में भी और 21 में भी। बोलना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इन्फ्लेशन रेट 10.2% है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन, घटाओ तो आ जाएगा। दो 2021 में फिर एक सवाल दिया था बेटा जिसमें ये 2 क्वेश्चन मार्क था, एमपीपी और बीएमपी। तो सबसे पहले एमपीपी कैसे निकालता हूँ? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालता हूँ, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है। तो पहला 120 लिया, फिर 220 से 120 घटाओगे तो कितनी आएंगी? 220 को 120 से घटाओगे तो 100 आएंगी और 300 से 220 घटाओगे तो 80 आएंगी। तो कभी भी एमपीपी निकालना रहे तो किसका चेन से निकाल लोगे? टीपी। तो देखो मैंने निकाला है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, 220 से 120 घटाया तो देखो 100 आ गया। अगर 300 से 220 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 80।
इसके बाद बच्चों निकालना बीएमपी। बीएमपी का फार्मूला क्या है? एमपीपी इंटू पी। तो बच्चों यहाँ पर इसका क्वेश्चन मार्क है, इसका एमपीपी 80 है और इसका पी कितना है? 50। मल्टीपल करो तो 4000। 11 को और एक सवाल आया, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3/2 तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर बताओ। तो मोनोपोली पावर रिवर्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो ई का मान हम पुट किए, 2 ऊपर चला गया तो हमारा आंसर आ गया। आपसे पूछ रहा है 21 में फिर सवाल दिया, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोलना। तो उसकी जो फार्मूला है बच्चों ये है, और याद रखना बच्चों एवरेज रेवेन्यू बराबर पी होता है। जब मैं फार्मूला पुटअप किया, जब मैं सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आया? 2। ये भी आपको इम्पोर्टेंट मान के चलना होगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का एक थ्योरी मेरा बचा हुआ था जो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। लेबर सप्लाई कर्व इज़ अ बैकवर्ड बेंडिंग। इसको बैकवर्ड बेंडिंग क्यों बोलते हैं बच्चों? इसको बैकवर्ड बेंडिंग इसलिए कहते हैं कि मान लो हम लेबर हैं तो हमको 2 चीज़ चाहिए, इनकम चाहिए और हमें क्या चाहिए मालूम है? रेस्ट, लाइजर्स। तो इनकम और हमें आराम, 2 चीज़ चाहिए। तो इनकम के लिए मेरे को वर्क करना होगा, तब मेरे को इनकम मिलेगा। तो बच्चों वर्क अगर करेंगे तो हम आराम कर पाएंगे? नहीं। तो हम इस केस में अगर चाहते हैं कि मेरे को इनकम ज़्यादा हो, अगर हम इनकम चाहते हैं तो हम किसको छोड़ रहे हैं? लेबर को। तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। बेटा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब है कि ये जो हमारा एल है लाइजर, उसको छोड़कर, मतलब हम उसको कम कर दे रहे और हम वर्क को क्या कर रहे? ज़्यादा करें ताकि मेरे को वेजेस ज़्यादा मिले। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। अब हम क्या चाह रहे मालूम बेटा? आराम। तो हम अगर आराम करना चाहेंगे तो हमको क्या छोड़ना होगा? हमको वर्क छोड़ना होगा। तो बेटा हमारा लेजर बढ़ेगा और मेरा जो वर्क है वो क्या होगा? घटेगा। तो इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। बेटा इस दुनिया में जो भी इंसान हो, पहला वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। तो देखो बेटा ये जो सप्लाई कर्व है, ये बेंडिंग कर्व क्यों है? देखो लेबर का ये सप्लाई कर्व बढ़ते जा रहा। ये सप्लाई कर्व बढ़ने का मतलब है कि वर्कर आराम नहीं कर रहा, उसको वेजेस मिल रहा है, वो जितना वेजेस मिल रहा है वो उतना लेते चला जा रहा। यानी कि ये सब जगह पे वेजेस का रेट बढ़ रहा, तो वो आराम एकदम कम कर दिया। जैसे अभी मैं आराम कम कर दिया हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भी हो आपको कोई भी तरीक़ा से अपना मैसेज दूँ। तो बच्चों यहाँ मैंने देख रहा हूँ कि लेबर अपनी आराम को कम कर दिया है और अपनी वर्क को बढ़ा दिया, तो इसके उसका इनकम बढ़ रहा, वेजेस रेट बढ़ रहा, लेकिन बढ़ते बढ़ते जाकर इस पॉइंट में रुक गया। यानी कि अब लेबर के अंदर वो पोटेंशियल पावर नहीं है काम करने की। अब वो चाहता है कि मुझे क्या मिले? आराम। तो इस पॉइंट से अगर वो आराम चाहता है तो अब अगर उसको वेजेस ज़्यादा भी दिया जाएगा तो क्या बोलेगा? नहीं भाई हमको आराम करना। तो ये कर्व क्या हो रहा? बेंडिंग हो रहा। तो इस पॉइंट से पहले क्या वो ये लेजर है और ये वर्क है, वो किसको कम कर रहे थे? आराम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे ज़्यादा। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट जो था वो ज़्यादा था इनकम इफेक्ट से। ये जो पॉइंट है इससे पहले वाली पॉइंट, इसके नीचे वाली पॉइंट में जहाँ वेजेस बढ़ रही है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि आराम नहीं करके हम काम कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा है। और जब ये कर्व बेंडिंग हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो गया किससे? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। अब हम इनकम को छोड़ दिए और कहाँ चले गए? आराम करने लाइजर में। बोलो मेरी बात समझ पाए? तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। मैं रिपीट कर दूं बेटा। सबसे पहले बेटा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या है?
कि हम आराम कम कर रहे, काम ज़्यादा कर रहे। काम ज़्यादा कर रहे तो मेरा इनकम बढ़ रहा। इनकम इफेक्ट का मतलब बेटा आराम ज़्यादा करने मांग रहे और काम कम करने मांग रहे, तो इनकम मेरा यहाँ क्या हो रहा, यहाँ इनकम घट रहा और यहाँ इनकम क्या हो रहा। तो जहाँ इनकम बढ़ेगा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, जहाँ इनकम घटेगा इनकम इफेक्ट। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये कर्व जो बढ़ी रही है, यहाँ आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी वेजेस बढ़ रही हैं, आपकी वेजेस बढ़ रही हैं, सॉरी ये लेबर है, वेजेस बढ़ रही हैं। वेजेस अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब आराम कम कर रहे हो। इस पॉइंट में आने के बाद आपका कर्व मुड़ गया, इसका मतलब पैसा आपको ज़्यादा भी दिया जाए तो आप बोले नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आराम चाहिए। तो यहाँ से आप चेंज हो गए, तो आप इनकम छोड़ दिए और आराम के तरफ आ गए। तो जब आप इनकम छोड़ के आराम के तरफ आएंगे, यानी कि यहाँ पर ही हम लोग बोलेंगे कि आपका जो लाइजर है वो ज़्यादा हो गया किससे, आपका वर्क से। और इस केस में हम लोग बोलेंगे कि लाइजर कम है किससे, वर्क से। फिर बच्चों थोड़ा सा देख लो, इस साइड में आने से हमारा आराम बढ़ गया, आराम क्या हो गया, बढ़ गया, और वर्क क्या हो गया, कम। तो जहाँ पर आराम ज़्यादा हो और वर्क कम हो जाए तो वहाँ इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम बढ़ रहा नहीं, इनकम घट रहा, हम आराम कर रहे, अब हम काम नहीं करेंगे। तो बेंडिंग कर्व का वजह क्या है बच्चा, बेंडिंग कर्व का वजह है कि इस पॉइंट से वो मुड़ जा रहा, और मुड़ने का वजह है वो बोल रहा भाई पैसा मत दो हम आराम करेंगे। तो इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से, इसीलिए बेंडिंग हो जा रहा। बेंडिंग के नीचे वाला पोर्शन में सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होगा इनकम से। अगर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इनकम से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे, आराम कम कर रहे। तो बच्चों बाय, गुड डे।